हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि अब 22 दिसंबर को होने वाली है, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इसी रिवीजन के क्रम में आज हम लोग डीएलएड विषय से संबंधित 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित एग्जाम में 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में हमारा यह प्रैक्टिस सेट 17 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना या फिर ऑप्शन डी प्रत्यक्षण संवेदना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उस पर होने वाले प्रभाव को हम संवेदना कहते हैं। और यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई पुकारेगा तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से व्यक्त करेगा। इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी 2 से 7 साल या फिर ऑप्शन डी 5 से 8 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 से 7 साल। कैसे है ये देखिए। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार किसी बालक का विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें पहली अवस्था है संवेगात्मक गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की रहती है। उसके बाद है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि प्रश्न में पूछा गया है, इसकी अवधि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि है 7 से 11 वर्ष तक। और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है 11 से 15 साल तक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या फिर ऑप्शन डी काल्पनिक भयों का अंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाद की बाल्यावस्था, यानी कि किशोरावस्था से संबंधित ये प्रश्न है। तो किशोरावस्था में भविष्य की योजना की सूझबूझ बच्चों में विकसित नहीं होती है। और ऑप्शन बी सी डी यानी कि तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, काल्पनिक भय जो होता है उसका अंत हो जाता है, और विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में बच्चों को अधिक रुचि आने लगती है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी बीने, ऑप्शन सी चॉम्स्की या फिर ऑप्शन डी मास्लो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नोम चॉम्स्की जो है वो भाषा विकास से संबंधित थे। और उनका मानना था कि प्रत्येक मानव शिशु में, यानी कि जो बच्चे होते हैं, वो व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित और जन्मजात क्षमता के साथ इस धरती पर जन्म लेते हैं, और उन्होंने इसे सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम या फिर ऑप्शन डी स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के नाम दिया था, यानी कि इसका शीर्षक दिया था। और इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। यानी आपको ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, संबंधवाद भी दे सकता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी दे सकता है, या फिर अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत भी देगा। और पूछेगा इसका जनक कौन था, तो वहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे, ऑप्शन जो भी हो नाम है थॉर्नडाइक। और इसके अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या फिर ऑप्शन डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए बी और डी जो है वो रूढ़िवाद को दिखाता है, और ये लिंग रूढ़िवाद है, यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव करना, जो कि सही नहीं है। सिर्फ ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार 4 भाग सम्मिलित है कि रटंत्र प्रणाली का अंत, पुस्तक से बाहर भी ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना और परीक्षा प्रणाली को सहज बनाना। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, तो यह एनसीएफ 2005 से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या फिर ऑप्शन डी बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बालकों द्वारा ज्ञान का स्वयं सृजन किया जाता है। अतः हमारी जो शिक्षण विधि हो वो ऐसी हो कि बच्चों को ज्ञान थोपे नहीं, बल्कि बच्चे ज्ञान का जो सृजन करते हैं उनमें हम उनका हेल्प कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। इसको हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो तृतीय अवस्था है ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की आयु में होती है। और इस आयु में बच्चे जो है वो मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ करने लगते हैं, अर्थात वो वस्तुओं में अंतर और तुलना कर सकते हैं। और मूर्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसको हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और उसको समझ सकते हैं। परामर्श यानी कि काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है। बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। परामर्श यानी कि काउंसलिंग जो है वो सिर्फ सलाह देना या कर्मियों का निराकरण नहीं है, बल्कि बालक का उसके वातावरण से सुसमायोजन करना भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता है वो A.W. एलन को माना जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो होता है योजना बनाना। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। अगर वो नहीं पूरा हुआ तो फिर से उसका योजना बनाया जाता है। इसको हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया जाता है, जिसमें अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और अभिव्यक्तिकरण शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाल्टन शिक्षा विधि का विकास किसने किया। फ्रॉवेल ने, W.H. किलपैट्रिक ने, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने या फिर डाल्टन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन शिक्षा विधि का विकास किया था और यह एक छात्र केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत का अनुसरण करती है, डाल्टन शिक्षा विधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ को बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। एक उत्तम अध्यापक छात्रों में सहयोग की भावना को प्रबुद्ध करता है, जिससे कि बालक प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास स्वयं में कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चे को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे जो है वो ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, इसलिए बस उन्हें एक हेल्प की ज़रूरत होती है और शिक्षक का यही दायित्व है कि वो एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में कार्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एक अच्छा अध्यापक वही है जो यह मान के चलता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। हम लोग क्लास में भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा है, ये कभी नहीं सीख पाए। अक्सर टीचर के मुंह पे
मुंह से सुनते रहते हैं कि ये बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, ये इसका भविष्य बहुत अंधकार में है, इसको तो कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है जो बच्चे नहीं सीख रहे हो उसके हिसाब से हम अच्छे टीचर ना हो, यानी कि उसको पढ़ाने के लिए जो क्षमता, जो तकनीक चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, या फिर उनको लेट से समझ में आती है, या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बहुत चंचल होते हैं। तो हर एक बच्चा यूनिक है, और हर यूनिक बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से एक ही टीचर तो नहीं मतलब हेल्प कर सकता है या सोच सकता है। तो हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी है कि हम उस बच्चे को नहीं सिखा पा रहे, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा सकें। और बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कला की दृष्टि से प्रत्येक बालक को सीखने की प्रक्रिया में ढाला जा सकता है, केवल जो विधि होती है वो अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, या फिर कई प्रकार से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बच्चा जो है वो बहुत सारे तरीके से सीख सकता है, और संपूर्ण जगत में ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन, विधि, उपाय, अनुकरण और अनुभव है, और इन्हीं सब के द्वारा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, या फिर कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। गलती जो है यानी कि त्रुटियां, वो अधिगम प्रक्रिया का भाग है, और सीखने के दौरान जो होने वाली गलतियां होती है वो यह पता चलता है उससे कि बच्चा जो है वो सीख रहा है और कहाँ तक सीख रहा है। तो जो गलती है वो अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। मधु गणित में कमज़ोर है, और एक अच्छा अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, उसके माता पिता अनपढ़ है, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, या फिर गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मधु को गणित सीखने में परेशानी हो रही है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो लड़की है इसलिए गणित नहीं आ रहा है, या उसके मम्मी पापा नहीं पढ़े हुए हैं, या उसके अध्ययन में रुचि नहीं है। अभी अभी हमने बात की कि हर बच्चे अलग होते हैं, और उसको गणित सिखाने के लिए हम लोग सही विधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो गणित नहीं सीख पा रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। गणित जो है वो एक अमूर्त विषय है, जिसे प्रायः शिक्षक अमूर्त ढंग से पढ़ाने की चेष्टा करते हैं, और बालक कमज़ोर हो जाते हैं। तो आवश्यकता है इस विषय वस्तु को रुचिकर बनाने का, और छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप उत्तम शिक्षण शैली अपनाने का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों से सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या फिर विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, या विप्रेरणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, यानी कि उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुकूलित हो जाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, या फिर चिन्ह अनुबंधन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है, यानी कि अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं को पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुभव सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या फिर बौद्धिक विकास? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वह है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह किस प्रकार की है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या फिर प्रतिभाशाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 90 से 110 के बीच IQ लेवल
एवरेज बुद्धिलब्धि मानी जाती है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? यह उदाहरण है स्वतः शोध के, यानी कि ऑप्शन ए। और स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं, और इसे हम पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण, इसकी जो है वो दो प्रमुख विधियाँ होती। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, या फिर शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यानी कि हम पहले भी बात किए हुए हैं कि शिक्षक जो है वो सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो अगर कोई बच्चे कुछ पूछे और हमें नहीं आए, तो हम लोग आराम से बच्चे को बोल सकते हैं कि हमें इसका जवाब अभी नहीं पता है, और बाद में हम इसका जवाब समझ के या ढूंढ के आपको बताएंगे। और बच्चे को ध्यान बटा देने से और डांटने से या फिर ये कहने से कि मैं नहीं जानता हूँ, वो निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कैसे? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब बच्चे फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। छात्रों की जिज्ञासा का तात्कालिक संतुष्टि सर्वदा जरूरी है, क्योंकि इससे उनके सीखने में और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अनपढ़ माँ बाप के बच्चों से आप मातृभाषा का हेल्प लेके उन्हें अंग्रेजी सिखा सकते हैं, यानी कि इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या अर्जित प्रेरक। तो पुरस्कार और जो दंड है वो आर्टिफिशियल मोटिव है, यानी कि ऑप्शन सी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि यूनिक होता है, और हर बच्चे की अलग क्षमताएं और योग्यताएं होती है जो उन्हें अन्य बच्चों से भिन्न बनाती है। अतः प्रत्येक बच्चा अपने गुण और दोषों के साथ विशिष्ट बालक होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन सबसे बेस्ट सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षक जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका और बच्चों के मानसिक स्तर का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक को छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए अपने अध्यापन विषय पर अधिकार क्षेत्र भी होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर उनको बाल मनोविज्ञान का गहन ज्ञान होगा तो वो प्रत्येक बच्चे को समझ पाएंगे। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, या फिर वह प्रतिभाशाली है। तो अगर बच्चे बराबर प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब है कि वो अधिक जिज्ञासु है और उसकी जिज्ञासा को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा करता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को सजा देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, या फिर आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो हम लोग उसके कारण पता लगाएंगे और उसको परामर्श देंगे।
सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधारणा। इसको कहते हैं सीखने का पठार। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते। हमारी उन्नति कभी कभी कम और कभी अधिक होती है, और कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस सपाट स्थल को सीखने का पठार कहते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु गुने वास्तविक आयु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अभी हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ होते हैं कितने? 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य संयुक्त कोशिका में 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड और पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, और उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में भी योगदान दिया है। और कोहलर के सीखने के सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिसके बारे में पहले से कोई ज्ञान नहीं हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है। और इस प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया था। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सृजनात्मकता। यानी कि शिक्षण की इस तकनीक के द्वारा व्यक्ति की जो सृजनात्मकता है उसमें सुधार किया जाता है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित व्यक्ति है? तो गोलमैन जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित व्यक्ति है, ऑप्शन बी। और गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा, जिसमें वह स्वयं की और दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। निम्न में कौन सबसे अलग है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है वो एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है, और यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा वर्ष 1943 में दिया गया था, जबकि अन्य तीनों का सिद्धांत अधिगम से है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? इसका न्यूनतम स्तर जो है वो ज्ञान है, ऑप्शन ए। ब्लूम ने संज्ञानात्मक समप्राप्ति को 6 भागों में बांटा है, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। इसमें से जो ज्ञान है वो सबसे निचले स्तर पे है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो किस चीज़ का उदाहरण होगा? वह उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, यानी कि ऑप्शन बी। ऊर्ध्व अधिगम सीखने का एक समानांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और इसमें क्या है, अधिगम के पठार का कारण जो नहीं है वह है विद्यालय का असहयोग। गलत हो गया, मतलब इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये नहीं है। विद्यालय के असहयोग से बच्चों के सीखने के पठार में कोई अंतर नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी सही है और ऑप्शन बी गलत है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? यह कथन दिया गया था गेट्स और अन्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। अधिगम एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। और गेट्स और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किस चीज़ का मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। विनय परीक्षण जो है वो बुद्धि का मापन करता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं, तथा आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा और कितना समझ में आया। थैंक यू सो मच।